आज का लेक्चर है कंटीन्यूअस फ्रैक्शन या फिर इसको इंटर कहते हैं विद भिन्न। तो देखो अभी तक हमने जो पढ़ा है भिन्न के बारे में या फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन या फिर भिन्न, तो हमने क्या देखा कि कोई भी भिन्न किस प्रकार से प्रदर्शन होती है पी अपॉन क्यू के रूप में। ठीक है, पी अपॉन क्यू के रूप में हम यहाँ पे तो हमारा क्या है नॉट इक्वल टू 0। इस एग्जांपल को हम कैसे ले सकते हैं 1/2 3/2 5/7 1/6 ऐसे कोई भी एग्जांपल कीजिए। हमारी सिंपल भिन्न कहलाती है, इसको हम सिंपल भिन्न कहते हैं, ये हमने आज तक पढ़ा हुआ है। और अब हम देखेंगे कि वो है कंटीन्यूअस फ्रैक्शन या फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये सिंपल भिन्न से किस प्रकार डिफरेंट है, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि इसको जनरल जैसे हमने देखा था सिंपल भिन्न को कह सकते हैं पी अपॉन क्यू के रूप में, तो वितरण भिन्न को हम कैसे लिखते हैं, ये भिन्न किस प्रकार से होती है, ये भिन्न होती है a1 प्लस b1 a2 प्लस आगे चलते हैं। मतलब जैसे क्या मतलब है, ये है a1 प्लस b1 डिवाइडेड बाई a1 प्लस b1 डिवाइडेड बाई ये पूरी संख्या। ऐसे यदि ये तो अंश हो गया और ये हर की पूरा होगा, यदि हम देखें a2 प्लस b2 डिवाइडेड बाई ये पूरी संख्या। ये जो भिन्न होती है ये हमारी कहलाती है वितरण भिन्न। और इसको हम यदि जैसे ये इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको यदि मतलब एक लाइन में लिखना चाहें उसको हम लिख सकते हैं a1 प्लस b1 अपॉन a2 प्लस b2 प्लस a3 प्लस b3 अपॉन c4। ऐसे इसको हम आगे लिख सकते हैं। मतलब एक लाइन में जिसको लिखो तो इसका लिख सकते हैं, यहाँ पे जो प्लस है वो तो है दो संख्याओं का योग वाला प्लस, और जो नीचे लिखा हुआ प्लस, इसका क्या मतलब है कि ये जो नेक्स्ट जो भिन्न है वो a2 के साथ लिखी हुई है और नीचे लिखी हुई है। तो ये यदि इसको हम ऐसे लिखें प्लस तो वही वाली चीज है, लेकिन हम ऐसे नहीं लिखते, इसको हम कैसे लिखते हैं a2 नीचे की साइड प्लस। इसका क्या मतलब होगा, ये एग्जांपल के तौर पर हम लें जैसे 1 प्लस 2 और 3 प्लस 4 अपॉन 5 प्लस, ऐसे लिखने का मतलब है ये प्लस तो दो संख्याओं के बीच का प्लस है, ये हो गया 1 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 5 प्लस ऐसे। तो नीचे प्लस लिखा जाएगा, क्या मतलब है कि वो एक वितरण भिन्न है और कंटीन्यूअस फ्रैक्शन है, इस प्रकार होता है। ठीक है, तो ये हमारी कहलाती है, ये होती है वितरण भिन्न कहलाती है। ये जनरल फॉर्म है। यदि इस वितरण भिन्न के अंदर, और ये जनरल फॉर्म को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक लाइन में इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस नहीं आएगा, ये प्लस ऐसे लिखा होगा। ठीक है, नीचे यहाँ पे क्या आते हैं प्लस, तो दिखाते हैं कि ये क्या है वितरण भिन्न। ये तो जनरल फॉर्म है। यदि हम सिंपल फॉर्म में लिखे ये तो होगी जनरल फॉर्म। ये तो नई चीज है। अब यदि यहाँ पे जनरल फॉर्म के अंदर यदि जो बी वैल्यू है सारी, यदि ये सारी बी वैल्यू क्या हो जाए 1, बी की वैल्यू सारी क्या हो जाए 1, जैसे यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, तो ये जो फॉर्म हमारी कहलाती है, क्या कहलाती है सिंपल कंटीन्यूअस फ्रैक्शन। जनरल फॉर्म और यदि ये सारी होगी तो क्या कहते हैं सिंपल ठीक है। तो अब ये ऐसा भी हो सकता है कि जो वितरण भिन्न है ये यहाँ पे कहीं योग पे आगे खत्म हो जाए, जैसे यहाँ पे खत्म हो जाएगी तो क्या कहलाएगी सीमित या फाइनाइट। फाइनाइट वितरण भिन्न यहाँ पे सीमित वितरण भिन्न कहलाएगी। यहाँ पे एडिशन हमारा हम एक नंबर पे जाके स्टॉप हो जाए।
अगर मान लो ऐसे बढ़ता ही जाए आगे प्लस 1/a6 प्लस ये ऐसे बढ़ता जाए हमेशा, तो ये क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। तो डेफिनेशन होती है फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें सेगमेंट के अंदर आप 2-3 डेफिनेशन और आती हैं। अब हम आगे देखते हैं। इसको इंग्लिश में लेते हैं कन्वर्जेंट कंटिन्यूअस फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्जेंट को हिंदी में कहते हैं अभिसरण। की डेफिनेशन है। अब हम डेफिनेशन देख रहे हैं कि किसी विद्युत बीम के अंदर अभिसरक या फिर कन्वर्जेंट क्या है। तो अब हम देखते हैं। देखो, यदि हम विद्युत बीम में अभिसरक की बात करें तो यदि प्रथम अभिसरक क्या होता है? चतुर्थ फोर्थ सब होता है। ये हो गया फर्स्ट कन्वर्जेंट, जो हो गया सेकंड कन्वर्जेंट। तो ये भी डेफिनेशन देखते हैं क्या कहलाते हैं। यदि फर्स्ट अभिसरक या प्रथम अभिसरक या फर्स्ट कन्वर्जेंट की बात करें तो हम निरूपित करते हैं इससे P1/4। ऐसे सेकंड की बात करें तो हम किस तरह से निरूपित करते हैं? P2। ऐसे यदि हम एज अभिसरक की बात करें तो इसको हम किससे निरूपित करेंगे? Pn/2। अब इनकी वैल्यू क्या होती है? अभी हमने लिखा था, तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे सिंपल सर्किट के अंदर बात करें। तो सिंपल सर्किट का जो फॉर्मूला होता है क्या लिखा था? सिंपल में मैंने बताया था A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 प्लस ये बताया था। सिंपल रिजल्ट ये होती है। ठीक है, आपको नीचे और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 ऐसे ये बढ़ता जाएगा। तो इसको हम ऐसे ये जो विद्युत बीम होगी इसका शॉर्ट फॉर्म होगा। तो जब अब किसी विद्युत बीम के अंदर प्रथम अभिसरक या फर्स्ट कन्वर्जेंट की बात करें तो उसकी वैल्यू होती है P1/2 और किसी विद्युत बीम के हम कैसे निकाल सकते हैं उसकी वैल्यू? प्रथम अभिसरक की बात करेंगे तो हम विद्युत बीम के अंदर फिर फर्स्ट पद देखेंगे। फर्स्ट पद क्या है इसमें? फर्स्ट पद क्या है? A1। फर्स्ट कन्वर्जेंट होता है A1 के ऊपर। यदि हम सेकंड कन्वर्जेंट की बात करें तो सेकंड कन्वर्जेंट में हमको क्या लेना होता है? जो विद्युत बीम होती है उसमें केवल 2 पद देने होते हैं स्टार्टिंग में। 2 पद क्या है? एक ये है और एक A2। A1 और A2 को लेंगे, बाकी सबको भूल जाएंगे। यदि हम सबको भूल जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? A1 प्लस 1/A2, बाकी सबको भूल जाओ। ये हो गया सेकंड। यदि हम ऐसे थर्ड की बात करें, थर्ड कन्वर्जेंट की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी? P3/2 और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? किसी भी सरक का क्या मतलब है? स्टार्टिंग के 3 हमको लेते हैं। उसके वैल्यू में हम क्या करेंगे? A3 तक देखेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। तो क्या हो जाएगी? A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3। ऐसे ही एल भी सरक की बात करें तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस ऐसे चल जाएगा कहाँ तक? PL तक। ठीक है, टोटल भी सर क्या होती है? A1 तो हम लिख सकते हैं A1/1। यहाँ से क्या आ गया? P1 की वैल्यू आ गई A1 और P2 की वैल्यू Q1 की वैल्यू आ गई 1। यदि इसको देखें, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये सिंपल भिन्न है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? A1
A2 प्लस 1/, सिंपल है, इसको गुणा करके ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P2 की वैल्यू हो जाएगी A1 A2 प्लस 1 और P2 की वैल्यू हो जाएगी A2। ठीक है, ऐसे ही थर्ड की बात करें, थर्ड की बात करें तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको उसको। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, पहले नीचे हमेशा सॉल्व करने के नीचे से चलते हैं। तो नीचे क्या लिखा होगा A2 प्लस 1/, जिसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस 1/, A2 A3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे से स्टार्ट किया। इसको क्या, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A1 प्लस A3 डिवाइडेड बाय A2, नीचे से ऊपर आ गया। अब ये फिर एक भिन्न हो गई, इसको कैसे वापस सॉल्व करेंगे, कैसे लिख सकते हैं A1 A2 A3 प्लस A1 प्लस A3 डिवाइडेड बाय A2, और इसके लिए किसके बराबर है, P3 अपॉन P3 के बराबर। ये तो वैल्यू हो गई P3 की। ऐसे हम आगे निकाल सकते हैं फोर्थ कन्वर्जन, फिफ्थ सिक्स्थ निकाल सकते हैं। तो यदि हम जनरल देखें, यदि n में nth कन्वर्जेंट की बात करें, n में अभिसरण की बात करें, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है nth कन्वर्जेंट का फॉर्मूला होता है Pn अपॉन 2n। ये मैंने देखा था nth कन्वर्जेंट कैसे निरूपित होता है, इस प्रकार से। और उसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है An Pn माइनस 1 प्लस An माइनस 1 डिवाइडेड बाई An 2n माइनस 1 प्लस। तो ये हम क्या कर सकते हैं, किसी Pn में कन्वर्जेंट को उससे एक पहले वाला कन्वर्जेंट, जैसे n माइनस 1 है, मतलब n वाला किसका रखा है, ये है n माइनस 1 वाला किसका, मतलब किसी nth कन्वर्जेंट को हम उसके जस्ट पिछले वाले कन्वर्जेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से Pn की वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो याद कर लेना, जो होता है n में विसर्ग को n माइनस के, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब जब यहाँ से ये में कैसे लिखा, यहाँ से देखो P2 अपॉन P2 को देखो, P2 अपॉन P2 को देखो, यहाँ से यहाँ से P2 अपॉन P2 को देखो, P2 की वैल्यू क्या है, P2 की वैल्यू है A1 A2 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको हम लिख सकते हैं A2 A1 प्लस 1। अब यहाँ से देखो A2 को A2 लिखा हुआ है, A1 को देखो, A1 की वैल्यू यहाँ से आया P1 प्लस 1 की वैल्यू क्या है 2 ऐसे देखिए। अब देखो यहाँ से P2 हो गया, आप Q2 की वैल्यू क्या है, Q2 की वैल्यू है A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A2 इंटू 1 प्लस। अब यहाँ से देखो 1 की वैल्यू क्या है 2 अब यहाँ से हम देखो, अब ये तो P2 हो गए। यदि हम बात करें P3 की बात करें, P3 कैसे क्या है, ये क्या है A1 A2 A3 यहाँ से यदि हम A3 आ रहा है यहाँ पे, इसमें और A3 को हम लिख सकते हैं A3 A1 A2 प्लस 1 प्लस।
देखो यहाँ से देखो P2 में A1 A2 प्लस वन वैल्यू क्या है P2, इसको लिख सकते हैं। पूरे का वैल्यू क्या है यहाँ से P2 प्लस P2 प्लस A1 की वैल्यू क्या है आ गया P3। इसी प्रकार से जल्दी वैल्यू निकालोगे Q3 की, Q3 का वैल्यू क्या है A2 A3 A2 प्लस है ना। अब देखो यहाँ पे A2 की वैल्यू क्या है A2 की वैल्यू देखो A2 की वैल्यू 2 प्लस यहाँ पर 1 की वैल्यू क्या है 2 Pn इक्वल टू An Pn माइनस Pn इसको चेक करते हैं यहाँ पे ये चीज है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमने इसको कैसे लिखा, अब यहाँ से गौर से देखो P3 को क्या लिखा हमने, P3 को क्या लिखा है A3। अब यहाँ से अब यदि इस फॉर्मूले से हम मान निकालें P2 का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे N के 2 रख देंगे A2 P1 प्लस P0। अब P2 ये है, P2 दो A2 P1 प्लस P0, इसको P0 जो है P0 हमने डिफाइन किया है, P0 की वैल्यू है Q1। तो यहाँ से इसके बाद हो गया, और यदि ऐसे हम निकालते हैं P3 की वैल्यू तो हमें आ जाएगी A3 P2 प्लस P3 का ये A3 P2 प्लस P1। ठीक है, ऐसे यदि हम यहाँ से Q3 की वैल्यू निकालें, Q3 की वैल्यू हो जाएगी A3 Q2 प्लस Q1 इस फॉर्मूले से यहाँ से। और यहाँ से देखो ये हमने करके देखा, यहाँ से ये वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा जनरल फॉर्मूला है किसी भी n में भी अभी nth कंपोनेंट को निकालने का जनरल फॉर्मूला है ये मतलब याद रखना है। ये जो मैंने बताया है इसमें बताया कि फॉर्मूले से भी कोई वैल्यू आ रही है और यदि हम उसको वैसे कैलकुलेट करके देखें तो भी हमारे पास वही वैल्यू है। यहाँ से ये कहलाता है nth कंपोनेंट का फॉर्मूला। इसके लिए हमको क्या चाहिए, किसी भी nth कंपोनेंट को निकालने के लिए हम स्टार्ट करेंगे P1 P2 से, P1 और Q1 को निकालने के सिंपल P1 और Q1 निकल जाएगा और यहाँ से इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं P2 और Q2 निकाल सकते हैं। फिर P2 और Q2 निकल गया, इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं P3 Q3 निकाल सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला हो गया nth कंपोनेंट का एनवी अभिकारक का फॉर्मूला। अब हम देखेंगे कि हम किसी भी संख्या को कंटिन्यूअस फ्रैक्शन विद भिन्न के अंदर कैसे चेंज कर सकते हैं। देखेंगे किसी भी संख्या को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट केस आता है, केस फर्स्ट है जिसमें हम लोग जो संख्या दी हुई है वो संख्या दी हुई है A/B के, ये हमको कोई संख्या दी हुई है A/B के रूप में जहां पर A बड़ा है B से। तो इसके क्या एग्जांपल हो गया, जैसे वो कोई भिन्न दी हुई है जिसमें अंश उसका बड़ा है हर से, तो इसको कैसे हम चेंज करेंगे। जैसे इसके एग्जांपल कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हो गया 100/37 या हो या फिर 128/12 या कुछ भी इसका अंश बड़ा हो हर से, उसको हम कैसे चेंज करेंगे। इसको चेंज करने का ये मेथड है कि यदि हमको कोई भी एक संख्या दी जिसमें अंश उसके हर से बड़ा है तो हम क्या करते हैं, उसके हर का अंश में भाग देते हैं। तो जैसे हम क्या करेंगे, b का भाग देंगे किसमें,
ए में देंगे, यदि बी का भाग ए में देंगे तो कुछ आएगा भागफल, कुछ आएगा शेषफल। तो मान लेते हैं इसका भागफल आ गया सी और ये प्रत्येक कुछ आ गया शेषफल डी। अब हम क्या करेंगे, फिर डी का भाग किसमें देंगे, डी के अंदर देंगे, ऐसे फिर कुछ आएगा भागफल और कुछ आएगा शेषफल, फिर जो शेषफल आएगा उसका भाग वापस डी में देंगे, ऐसे आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा ये तरीका है ए और बी को निकालने का। यदि हम इस पे एग्जांपल लेके सॉल्व करें, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें तो दिया ही बुक में दिया हुआ है 30/100 का एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन ये एग्जांपल इसमें क्या है, अंश, अभी हमने केस फर्स्ट देखा था उसमें क्या था, अंश बढ़ा था हद से, लेकिन इसमें नहीं है। तो हम इसको ऐसे ले लो, यदि हम केस फर्स्ट देखें, यदि इसका भाग इस संख्या की तस्वीर निकालिए, इसमें अंश तो 100 है और हद 37, तो इसको कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे 37 का भाग देंगे 100 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार, कितना हो जाएगा 74, ठीक है। अब 74 हो जाएगा, अब इसमें कितना बचेगा ये और 26, ठीक है 26 बच गया, कैलकुलेशन नहीं करना, कहीं गलत नहीं हो गया, 26। अब हम 26 का वापस में देंगे, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक बार 26, कितना बच जाएगा 11 बच जाएगा। अब 11 का वापस में देंगे, हमको ये जब तक देना जब तक कि हमारे पास या तो रिपीट होने ना लग जाए, और जब तक या फिर शेष पर 0 लगे। 11 का फिर देंगे 26 में, कितनी बार जाएगा, 11 दूनी 22, 4 का देंगे 11 में, 4 दूनी 8, 3 करेंगे 4 में, 3 करेंगे 4 में, 3 एकम 3, 1 कर देंगे 3 में, ये स्टॉप हो गया यहाँ पे शेषफल 0 पे। अब हमको क्या करना है, जैसे भाग देते जाना है, फिर जो उसके जो यहाँ पे भाग फैलाएंगे उनको लेकर क्या क्या भाग फैलाएंगे, 2 1 2 2 1 3, क्या इस पर क्या मतलब होगा, इसमें वितरण क्या होगी, इसमें वितरण होगी, हम 2 से स्टार्ट करना, 2 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/, यहाँ पे रुक जाएगा। इसकी तस्वीर 100/37 की तस्वीर क्या होगी, ये होगी, ठीक है। अब यदि इसको यदि वापस हमको चेक करना है कि किसकी तस्वीर, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, 4 3 है, 3 एकम 3 और 4, इसके क्या आ जाएगी 4/3, 4/3 को कैसे 3 को ऊपर ले जाएंगे, फिर इसको नीचे भिन्न को सॉल्व करते हुए जाओगे तो यहाँ फाइनली 100/37 हमने कैसे किया, अगर 100/37 है जिसमें अंश बढ़ा है हर से, तो हम 37 का भाग देंगे 100 में, और ऐसे चलते जाएंगे जब तक कि भागफल 0 ना आ जाए। तो बाद में जो भागफल है उनको लिखा जाएगा, तो यहाँ पे 2 तो इसलिए लिखा गया है, 2 से स्टार्टिंग लिखेंगे प्लस 1, ये 1 तो ऊपर फिक्स है, बस ये जो संख्या है आई है 2 1 2 2 1 3, तो हम संख्या लिखी 2 1 2 2 1 3, यहाँ लिखिए ये सारे 1 फिक्स देखिए, ठीक है। अब बुक के अंदर देखो यहाँ पे क्या लिखा, बुक में है 37/100, हमने किसके लिए सॉल्व किया 100/37 के लिए। यदि हमसे अब पूछा जाए कि हमको किसके लिए निकालना है 37/100, इसके लिए पूछा जाए, तो इसमें फर्क क्या है कि इसमें जो अंश है वो हर से छोटा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 1/100/7, ठीक है। अब ये तो ऊपर बना आ गया, नीचे वाली संख्या को देखो, ये है एक संख्या जो है 100/37 जिसमें अंश तो बड़ा और हर है छोटा। इसके लिए हमको यहाँ चालू करेंगे, तो यहाँ से वापस 100/37 मार देंगे, इस पर चल जाएगा, लेकिन फर्क कितना होगा कि जब इसका तो ये हो गया, नहीं जब इसकी इज्जत भी लिखेंगे तो फर्क क्या आ जाएगा, फर्क आ जाएगा हमको
यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। वन बटे यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। और यहाँ पे 100 इसको हमने भाग निकाला तो स्टार्टिंग कहाँ से 2 से, तो हमको 2 यहाँ से स्टार्ट करके लिखना। तो देखो 1 बटे 2 प्लस 1 बटे फिर क्या है 2 के बाद 1 1 प्लस फिर क्या है 1 के बाद 2 प्लस फिर क्या है 2 प्लस फिर क्या है 1 और 1। ये तो हो गई 37 बटे 100 के लिए। ये जो हो गया ये किसके लिए है 100 बटे 37। इसमें मतलब हमने यूज इसी का किया है, लेकिन फर्क कितना है 37 बटे 100 में हमने इसको स्टार्टिंग से लिखने की हमने क्या किया 1 बटे 100 बटे 37 में क्या था, क्योंकि हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या स्टार्ट करेंगे। यहाँ से नीचे 1 से 1 बटे यहाँ से स्टार्ट होगा। अब इन दोनों फर्क क्या है, इसको मैं छुपा लूँ यहाँ से, ये दोनों बराबर है, दोनों ये और ये बराबर है। ये फर्क क्या रिवर्स क्या है, इसमें 1 बटे यहाँ से स्टार्ट होगा। ये तो आ जाएगा 37 बटे 100 के लिए, ये आ जाएगा 100 बटे 37 के। अब हम किसी भी संख्या का कोई भी भिन्न हो सेम ये प्रोसेस हम निकाल सकते हैं, चाहे वो किसी से बड़ी संख्या हो चाहे तो छोटी से छोटी संख्या। फर्स्ट केस में क्या निकाला है हमने, फर्स्ट केस में देखा कि यदि कोई संख्या p अपॉन q के पद में दी हुई है तो उसको हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। यदि बड़ा है p बड़ा है q से तो डायरेक्ट स्टार्ट कर दो, यदि p छोटा है q से तो उसको हम कैसे लिख लेंगे 1 अपॉन q बटे p। फिर हम ऐसे करने से क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। यहाँ से फर्स्ट केस हम देखें p अपॉन q को हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। अब हम देखें केस सेकंड, इसके अंदर हमको कोई परिमेय संख्या दी हुई, अपरिमेय संख्या दी हुई है। ये तो परिमेय संख्या है क्योंकि p बटे q के रूप में लिखी हुई है। अब हम देखेंगे कि इस अपरिमेय संख्या का कैसे निकालें। देखो जैसे यहाँ पे अंडर रूट 14 का ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है।